हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव माइंड। आज का टॉपिक व्हाट डज नॉट हेल्प एएसडी चाइल्ड। ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे स्पेशली गिफ्टेड बच्चों को हेल्प नहीं करती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जब बच्चे की डायग्नोसिस बन जाती है कि बच्चा जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है, तो हमें ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि हमें किस थेरेपी सेंटर पे अपने बच्चे की थेरेपी करानी है, और इसी निर्णय पे उस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट निर्भर करता है। अगर पेरेंट्स बार बार थेरेपी सेंटर और थेरेपी चेंज करते हैं तो ये बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही रुकावट पैदा करता है। ग्रोथ में रुकावट पैदा करने के साथ साथ बच्चे को कंफ्यूज भी करता है। बहुत सोच समझ के हमें बातों का ध्यान रख के अपने बच्चे के थेरेपी सेंटर का चुनाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट थेरेपी सेंटर का चुनाव कर लेते हैं तो उस थेरेपी सेंटर पे बच्चे की थेरेपी एक लंबे समय तक चलनी चाहिए। अगर पेरेंट्स बार बार थेरेपी सेंटर और बच्चे की थेरेपी को चेंज करते हैं तो उसका बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑटिज़म जो है वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, और डेवलपमेंट डिसऑर्डर किसी इन्फेक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बच्चा जो है थेरेपी सेंटर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, ट्रीटमेंट प्लान के साथ एडजस्ट होने के लिए बहुत लंबा समय लेता है। तो अगर हम बार बार थेरेपी सेंटर और थेरेपिस्ट चेंज करते रहेंगे तो बच्चे की प्रोग्रेस तो डिले होगी ही होगी। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो इसलिए इन ब्रीफ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ के थेरेपी सेंटर का चुनाव करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू आता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को एक थेरेपी सेंटर से लेके दूसरे थेरेपी सेंटर, तीसरे थेरेपी सेंटर भागते रहते हैं, और जो एक महत्वपूर्ण टाइम पेरेंट्स का बच्चों के साथ होना चाहिए वो टाइम किल हो जाता है, और एट लास्ट बच्चे की वो जो ग्रोथ हम देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए एक ही थेरेपी सेंटर का चुनाव करें। उस थेरेपी सेंटर के चुनाव के बाद थेरेपिस्ट के साथ बैठ के सारे गोल्स को रिव्यू करें कि आपके क्या गोल्स हैं और थेरेपी के क्या गोल्स हैं। थेरेपिस्ट के और आपके गोल्स सेम होने चाहिए, और उस सेम गोल पे हमें काम करना चाहिए एक बेटर रिजल्ट के लिए। ये मैं अपने 13 सालों के अनुभव से जानती हूँ कि जो पेरेंट्स खुद थेरेपी के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं उस बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी मैंने देखी है, क्योंकि थेरेपिस्ट कोई मैजिक नहीं करता है और मदर से बड़ी कोई थेरेपिस्ट नहीं होती है। अगर थेरेपी सेंटर के गोल और मदर के गोल दोनों मैच होंगे तो हम एक बेहतर रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। हमारे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विजुअल शेड्यूल। जैसे अंधा व्यक्ति बिना लाठी के सहारे के नहीं चल सकता, इन द सेम वे एएसडी के बच्चे के लिए वो विजुअल शेड्यूल जो है रामबाण का काम करता है। तो हमें जो भी उसके साथ पूरे दिन की दिनचर्या हो उसको मॉर्निंग में ही उठ के बता देने चाहिए। जैसे बिना शेड्यूल के, बिना इंफॉर्मेशन के हमें परेशानी हो सकती है, इन द सेम वे उन बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। अगर हम उस विजुअल शेड्यूल में चेंज करते हैं तो हमें प्रायर नोटिस के साथ बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम उनके शेड्यूल में क्या चेंज करने जाते हैं। जो भी पेरेंट्स विजुअल शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने बच्चों के साथ काम करते हैं उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। थेरेपी कोई हमारे बच्चों के साथ मैजिक नहीं करती है, इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। स्लो और स्टडी विंस द रेट। इसीलिए जब हम बच्चे की थेरेपी शुरू करते हैं तो हम अपने थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए कि वो बेसिक 2 प्रॉब्लम जो आपको सबसे ज़्यादा बॉदर करिए वो 2 और 3 गोल्स पे ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ बहुत सारे गोल्स लेके काम करते हैं तो हम किसी भी सही दिशा में पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे गोल, और हमें हमेशा बेसिक गोल के साथ काम करना चाहिए। जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो बच्चे के हर एरिया का असेसमेंट होता है, उसके ग्रॉस मोटर, उसकी फाइन मोटर, उसकी एक्टिविटी डेली लिविंग, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उसकी कॉग्निटिव लेवल, उसके सोशल लेवल, उसकी इमोशनल लेवल। जब सारे एरिया में असेसमेंट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे के किस किस एरिया में गैप्स हैं। उन गैप्स में जो भी एरिया इमर्जिंग है, मतलब कुछ चीज़ें बच्चा कर लेता है, कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है, उसको हमें अपने थेरेपी का गोल बनाना चाहिए पहले।
ताकि इसके बहुत ही बेहतर परिणाम बच्चे के डेवलपमेंट पे आते हैं। हम जब भी ऑटिज़म की बात करते हैं तो हम एएसडी बोलते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब कि एक वाइड रेंज। थेरेपी सेंटर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ 2 बच्चे इनरोल्ड होते हैं, बट एक बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट थोड़ा लेट आता है। तो उस समय अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है और हर बच्चे की प्रोग्रेस करने की गति होती है वो अलग अलग होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किन कारणों से हमारे बच्चे की प्रोग्रेस सही नहीं हो पा रही। हमें अपने बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमको बेसिक 2 या 3 गोल्स पे काम शुरू करना चाहिए। जो भी हमारी प्रोफाइल में बच्चे की गैप्स हैं उस पे काम करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि एक बच्चे के एक गोल्स अचीव नहीं हुए और हम दूसरे महीने दूसरा गोल्स वो कर लें। स्किल्स, कभी कभी हमारे बच्चे ऐसा करते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करते हैं कि वो थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं या मदर के साथ काम कर रहे हैं। स्किल्स सभी अचीव्ड होती है जब स्किल्स जनरलाइज हो। अगर बच्चा एक थेरेपिस्ट के साथ कलर बता रहा है तो वो एजुकेशन के दूसरे थेरेपिस्ट के साथ, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम अगर बच्चे के थेरेपिस्ट को चेंज भी कर रहे हैं अंडर अ वन रूप एक थेरेपी सेंटर में, तो वो अपने सारे स्किल का प्रदर्शन दूसरे थेरेपिस्ट के साथ कर रहा है, तभी हमें मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की वो स्किल्स अचीव्ड हो गई। स्किल्स शुड बी जनरलाइज विथ ऑल सिचुएशन। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं, ऑटिज़म इज सेल्फ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ऑटिज़म में बहुत सारे एरियाज में बच्चों के इम्पेयरमेंट होता है। बच्चे के वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ बच्चे के नॉन वर्बल एरिया में, बच्चे के रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर होते हैं, बच्चे के सोशल एरिया में भी इम्पेयरमेंट होता है। इसलिए ऑटिज़म की थेरेपी में क्या वर्क करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के सारे थेरेपिस्ट, सारे पैरा प्रोफेशनल लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं एक साथ की प्रोफाइल डिस्कस करें और उसके गोल्स पे मिलके काम करें, तभी बच्चे में बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा एक सेंटर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेता है और एक सेंटर पे स्पेशल एजुकेशन लेता है, एक सेंटर पे स्पीच थेरेपी लेता है, वैसे तो 3 थेरेपी लेने में बच्चे का टाइम तो जाता ही जाता है, प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ये नहीं पता होता है कि स्पेशल एजुकेशन के क्या गोल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर को नहीं पता होता है कि स्पीच थेरेपी के क्या गोल्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी एक्टिविटी सेम होती है बट उसके गोल्स अलग होते हैं। लाइक मैं आपको कलर सॉर्टर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। वाई होलिस्टिक अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको इस कलर सॉर्टर एक्टिविटी से बता सकती हूँ। जैसे जब एक स्पेशल एजुकेटर कलर सॉर्टर कराता है तो वो विजुअल परफॉर्मेंस के लिए कलर सॉर्टर कराता है कि बच्चे की विजुअल परफॉर्मेंस स्किल्स को इम्प्रूव करता है। एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इस एक्टिविटी को कराता है तो वो बच्चे के अटेंशन को इम्प्रूव करना चाहता है, प्लस वो बच्चे की लेबलिंग को भी इम्प्रूव करना चाहता है। ग्रीन। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कलर सॉर्टर एक्टिविटी कराता है तो वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन और उसके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। यहाँ पे एक्टिविटी एक है, बस उससे 3 हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं। इसीलिए हॉलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत सारे थेरेपिस्ट आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और कोऑर्डिनेट हो के काम करते हैं, एक दूसरे के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं कि कैसे करना। अगर एक बच्चा ऐसा है कि उसको कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है तो वो तीनों ही थेरेपिस्ट एक साथ एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में गोल्स को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उसको कैसे सिखाना है। अगर हम एक ही सेशन में बार बार उसको कलर आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी कराएंगे तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बोर हो जाए। ओटी में किसी अलग एक्टिविटी के थ्रू वो कलर आइडेंटिफिकेशन डेवलप किया जा सकता है, स्पीच में किसी सॉन्ग के साथ वो कलर आइडेंटिफिकेशन डेवलप किया जा सकता है, स्पेशल एजुकेशन में विजुअल शॉर्टिंग और मैचिंग के थ्रू कलर आइडेंटिफिकेशन डेवलप किया जा सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य
सिर्फ यही था कि मैंने अपने 13 साल के अनुभव में ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जिनका मैंने असेसमेंट किया, वो आफ्टर 1 साल 2 साल के बाद उस प्रोग्रेस तक नहीं पहुंच पाए जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्यों उन बच्चों में ये प्रोग्रेस नहीं आ पाया। तो पेरेंट्स से बात करके, कम्युनिकेट करके ये मुझे पता चला कि बच्चे का पूरा टाइम तो थेरेपी सेंटर्स पे विज़िट करने में जा रहा था, और पेरेंट्स का टाइम बच्चे को मिल ही नहीं रहा था। जो पेरेंट्स का इंडिविजुअलाइज अटेंशन बच्चे को मिलना चाहिए था, वो उसके अर्ली एज में उसको नहीं मिल पाया। इसलिए मेरी आप सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है, ये बहुत मुश्किल है जब अपने बच्चे की डायग्नोसिस बनती है, लेकिन जब एक बार डायग्नोसिस बन गई तो प्लीज़ अब एक जगह बच्चे का असेसमेंट कराएं, उसके सारे गोल्स पे मिल के काम करें। जो भी आप थेरेपी सेंटर पे जाते हैं, उस गोल्स को घर आके सिर्फ 45 मिनट समय दे दें और उसको एक बार रिवाइज करा दें सारे गोल्स, और एक न्यूरोटिपिकल ग्रोइंग बच्चों की तरह बच्चों को ट्रीट करिए। ये आपको एक बेहतर परिणामों तक पहुँचाएगा। धन्यवाद।